रनिंग कर ली आसानी से। हाई जंप के वक्त मुझे लगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हाई जंप थोड़ा ऊपर लग रहा था और उतना मेरा प्रैक्टिस तो था, लेकिन डर एक होता है ना अंदर से कि होगा कि नहीं होगा मेरा। लेकिन जैसे ही हम एक बार में ही उस पार चल गए, छलांग मार दिए, तो लगा कि नहीं अब मेरे पास 2 पड़ाव बचा है, एक लॉन्ग जंप। तो जैसे ही लॉन्ग जंप में गए तो वहाँ भी हो गया एक बार में। होता नहीं है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। जी। तो जैसे ही वो भी हो गया तब अब लगा कि अब कुछ नहीं है, अब तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। तो जैसे ही बाहर निकले तो सबसे पहले गुरुजी को, अपने घर मम्मी पापा को फ़ोन किए कि सर मेरा फिजिकल हो गया है, अब हम दरोगा बन गए। ग्रुप डी का नौकरी छोड़ने के बाद मेरा टेक्नीशियन छोड़े तो सब इंस्पेक्टर बने। जो 2014 का जो बिहार एसएससी है उसमें भी मेरा 134 सही है, 14 गलत है, उसमें भी मेरा राजस्व कर्मचारी का पोस्ट मिलेगा। और जहाँ बचा बीपीएससी का 66वां बीपीएससी, उसमें भी मेरा प्री में हो गया चयन। अब बचा मेंस। अब देखते हैं मेंस में क्या होता है, अपने आप को पूरा झोंके हुए। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, खुद को तपती धूप में तपाया है। वही लोग कामयाब हुए हैं और वही लोग इतिहास रचे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच जो मेहमान हैं उन्होंने दरोगा का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो आइए मैं आपको उनसे रूबरू करवाती हूँ और जानते हैं उनकी संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर आपका हमारे केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आपको और रोशन सर को और केवी स्टूडियो के समस्त परिवार को। जी सर, आपको हमारे केवी स्टूडियो की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ SI में। जी सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को साझा करें। मेरा नाम विकास कुमार मिश्रा। मेरा घर छोटे से गांव एक अतरवा से हूँ मैं। मेरा क्लास 10 बनवारीपुर हाई स्कूल से और क्लास 12 RBS कॉलेज DI से हुआ है। 2006 में मैंने क्लास 10 किया और 2009 में मैंने क्लास 12 किया। उसके बाद 2009 में ही मैंने शादी किया। 2010 से 2014 का सेशन मेरा बीटेक का हुआ। 2014 से 2017-18 तक मैंने टीचिंग से जुड़ा रहा, खास करके अपना बेगूसराय में ही। उसके बाद मैंने 2018 से 2020 तक पैरामाउंट इंस्टीट्यूट में क्लास लिया। उसके बाद जैसे ही दरोगा का वैकेंसी आया, फॉर्म भरा और आज मैं सेलेक्ट हो गया। जी जी सर। सर आपने कहा कि आपने इंजीनियरिंग भी की, उसके बाद फिर आपने टीचिंग लाइन को ज्वाइन किया, उसके बाद फिर आप रेलवे में भी आए। फिर आपको कैसे अचानक से ये जुनून आया है कि आपको दरोगा बनना चाहिए? देखिए मैम, जहाँ तक जुनून की बात है तो मेरा परिस्थिति ही कुछ इस प्रकार था कि हम चाह के भी, स्टार्टिंग में हुआ क्या, जैसे हम क्लास 10-12 किए तो मेरे पापा मम्मी बहुत गरीब थे। मेरे पापा मम्मी का सपना था कि तुम बेटा ITI कम से कम करो जी। लेकिन उस समय मुझे लगता था कि नहीं, बड़ा होकर हम ITI कर लेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, हो सकता है रेलवे में नौकरी हो जाए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे और ख़ास करके वो एक मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, जिसके कारण उनको लगता था कि नहीं बेटा रेलवे में भी सिलेक्ट हो जाएगा या छोटा मोटा भी नौकरी कर लेगा, किसी तरह अपने बाल बच्चा को पालन पोषण करेगा। मेरे पापा का सिर्फ ये सपना था। लेकिन जैसे ही क्लास 10 मैंने किया तो क्लास 10 में मेरा 73% मार्क्स था। क्लास 10 में 73% मार्क्स था और मैथ में मेरा 98 मार्क्स था। तो मेरे पापा बोले अब तुम हो सकता है कि थोड़ा और पढ़ो, एक बार और जोर लगाओ। तो मैंने 1 साल मेरा गैप हो गया वहाँ पे, 2006 से 2007। फिर 7 में क्लास 12 में एडमिशन, क्लास 11th में एडमिशन लिए। क्लास 11th से क्लास 12 करने में मुझे 2 साल लगा। फिर से मेरा परसेंटेज 72% आया क्लास 12 में और मेरा फिर से मैथ में मार्क्स 92 था क्लास 12 में। तो पापा को भी लगा नहीं, हो सकता है मेरा बेटा कुछ कर सकता है। तो पापा को भी विश्वास हुआ कि नहीं, हम तो गरीब हैं, किसी तरह कर्ज भी लेके हम अपना बाल बच्चा को पढ़ाएं। उस दिन पापा को विश्वास हुआ कि नहीं, मेरा बेटा हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ करे। तो पापा हमको 2009 में मतलब पटना भेज देते हैं। जी जी।
लेकिन मेरी मम्मी का हमेशा तबीयत ख़राब रहता था, तो मम्मी बोलती थी कि बेटा शादी कर देते हैं ताकि हो सकता हम देखें या ना देखें। तो मेरी मम्मी शादी कर देती है। मम्मी पापा से इतना प्यार करते थे कि हम ना नहीं बोल पाए। तो हम 2009 में मेरा शादी हो जाता है। उसके बाद हम बीटेक के लिए मतलब जेई मेन हो गया, IIT जेई हो गया, WB वेस्ट बंगाल का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम दिए। मेरा जेई मेन में भी, जिसको उस समय AITRIIE बोलते थे, मेरा 26,000 रैंक था। बंगाल में भी हो गया। तो बंगाल से 2010 से 2014 तक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में बीटेक किए। बीटेक के बाद मेरा एजुकेशन लोन था। लोन के दबाव के कारण हम तो स्टार्ट किए प्रिपरेशन। जी। यानी हम उस समय गेट 2014 में ही गेट क्वालिफाई किए। यहाँ से आपकी संघर्ष शुरू हुआ। हाँ, 2014 में गेट क्वालिफाई किए, क्योंकि मुझे मतलब भले हम बीटेक कर लिए थे मेरा, लेकिन टारगेट था कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से हम IES निकालें। जी। इसलिए हम दिल्ली चले जाते हैं 2014 में। जैसे ही 2014 में दिल्ली जाते हैं तो लगभग 4-5 मंथ प्रिपरेशन किए दिल्ली मेडिजी में। प्रिपरेशन करने के बाद एकाएक ऐसा हो गया, जैसे शादी करने के बाद उस समय एक बच्चा हो गया था, एक लड़का हो गया था। फैमिली का प्रेशर था, प्लस बैंक का लोन था, जिसके कारण हमको लगा कि नहीं अब हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो उस समय हमको लगा कि नहीं अब हम टीचिंग में आते हैं। यानी मेरा परिस्थिति मुझे टीचर बना दिया। जैसे ही 2015 में हम क्लास स्टार्ट किए मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट किए, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। उसी समय सेंट जोसेफ एकेडमी को ज्वाइन किए। धीरे धीरे लगा कि नहीं इसमें हम अच्छा कर सकते हैं। और लगभग ऐसा हुआ 1 साल 2 साल में मेरा कोचिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलने लगा। लगभग हम 2 से 2.5 साल तक कोचिंग चलाएं, सेंट जोसेफ में रहे, प्लस अपना कोचिंग क्लास चलाएं। तो 2017 में तक अपना कोचिंग क्लास में बिजी थे। बस टारगेट यही था कि मुझे टीचिंग ही करना है, क्योंकि उसमें मेरा लगभग लग रहा था कि नहीं ठीक ठाक चलेगा। लेकिन जैसे ही मेरी दूसरी बेटी हुई 31 मार्च 2017 को, तो पत्नी बोलती है कि तुम आप एक काम कीजिए कि टीचिंग से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भले आप 40-42 हज़ार मंथली कमा लेते हैं, लेकिन कभी आता है 5,000, कभी 6,000, उसमें पता नहीं चल पाता है। जी। और एक स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप सुबह से शाम तक आप पढ़ाते हैं, फिर आप होता है ना, मान लीजिए कोई भी काम करना है तो कभी कभी तबीयत खराब होता था। जी। तो मेरी वाइफ चाहती थी कि एक बार आप और पढ़ाई कीजिए, अब हम फिर से एक बार स्ट्रगल करेंगे। तो जैसे ही 2017 के नवंबर में तैयारी स्टार्ट किए, तो पहला वैकेंसी आया ग्रुप डी का। तो सपना तो मेरा था IAS बनना, IPS बनना, लेकिन परिवार से प्लस इतना आर्थिक तंगी, मेरे पापा मम्मी भी ज़्यादा कमाते नहीं थे, बस 5,000-6,000 में गुजर होता था सिर्फ। तो सबसे पहले हम छोटा सा जॉब लिए ग्रुप डी का, और उसी समय हम पारामाउंट ज्वाइन कर लिए। तो पारामाउंट में मुझे लगभग 40 से 45 हज़ार मिल जाता था। लेकिन ग्रुप डी जैसे हुआ तो मुझे लगा कि नहीं अब ग्रुप डी को क्या ज्वाइन करें, पारामाउंट में ही रहते हैं। फिर उसी से लगभग 1 मंथ 1.5 मंथ बाद मेरा ALP और टेक्नीशियन में रिजल्ट आ जाता है। तो रेल ड्राइवर में सोचिए अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा सपना कुछ दूसरा है। और पारामाउंट में थे ही बोरिंग रोड ब्रांच पे। तो फिर रेल ड्राइवर छोड़ के टेक्नीशियन सोचे कि टेक्नीशियन लेते हैं, जिसमें सैलरी भले ही कम है लेकिन मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो फिर क्या दिमाग में आया कि नहीं टीचिंग में ही रहते हैं कुछ दिन और। जैसे ही लॉकडाउन हुआ ना, तो लॉकडाउन में इतना हम मजबूर हो गए कि पढ़ाना भी छोड़ दिए थे। लॉकडाउन में क्लास सब बंद हो गया। उस समय मुझे एहसास हुआ कि गरीबी क्या होता है। तब मुझे समझ में आया कि गरीबी किसको कहते हैं, क्योंकि उस समय लगा पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि बाल बच्चा है, मम्मी पापा सब हैं और पैसा सब एकदम जीरो हो गया। तब मुझे लगा कि नहीं सरकारी जॉब करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। क्योंकि जो गरीब होता है उसके पास केवल और केवल एक ही विकल्प होता है कि वो मतलब सिर्फ पढ़ लिख के ही कुछ कर सकता है। उसके पास ना पूंजी होता है कि वो बिजनेस करे। यानी एक गरीब आदमी के पास केवल और केवल एक ही विकल्प होता है कि पढ़ लिख के कुछ आगे करे। तो सोचे कि अब क्या करें, लॉकडाउन हो गया। तो उस समय वैकेंसी आया हुआ था 2019 के लास्ट में, तो वैकेंसी भर दिए थे। फ्री हो गया ऐसे ही, मतलब होता है ना कि जैसे टीचिंग में थे, मैथ रीजनिंग का क्लास लेते थे, तो फ्री ऐसे निकल गया। अब लगा कि मेंस होगा कि नहीं होगा। तो लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में हम पटना में फंस गए। सोचे घर जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन में ट्रेनर चला नहीं तो फंस गए। अब सोचे क्या करें नहीं करें। फिर दिमाग में आया कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
तो पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया तो अब कैसे जीके को कैसे अच्छा बनाएं, क्योंकि मेरा तो स्टार्टिंग से पोर्शन ज़बरदस्त था, मैथ और रीजनिंग। जी तो जीके पढ़ना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में लगता था वो बोर हो गए हैं, जी जी लेकिन पढ़ते पढ़ते जब टेस्ट देते थे लगता था कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं मेंस में। तो जैसे ही हम मेंस क्वालिफाई किए, यानी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मुझे लगने लगा टेस्ट से कि लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन करते 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 मुझे लगा लगभग अगस्त सितंबर 2020 में कि हम दरोगा बन सकते हैं। उस समय पहला बार एहसास हुआ कि हम दरोगा बन सकते हैं, जुनून आया कि हम बन सकते हैं। उसके बाद हम क्या किए, जितना भी मार्केट में टेस्ट सीरीज था सबको हम खरीद लिए। टेस्ट सीरीज खरीदे, मेरा जैसे दवाई यूज करते हैं सुबह दोपहर शाम, वैसे हम टेस्ट लगाते थे सुबह दोपहर शाम रूटीन के साथ टेस्ट लगाएं। जिसका भी मार्केट में टेस्ट आता था सबका टेस्ट लिए। तो टेस्ट लेने पे मुझे मतलब लगने लगा कि नहीं अब 80-85 क्वेश्चन सही हो रहा है 100। तो जैसे एग्ज़ाम दिए 29 नवंबर 2020 को, तो मेरा जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो सॉल्यूशन मिला है, तो मेरा 85 क्वेश्चन सही था और 15 गलत था। अब हमको लगा यहाँ से हम दरोगा बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार और मेहनत करना है कि फिजिकल निकल जाए। अब फिजिकल निकलेगा तो कैसे निकलेगा, क्योंकि मेरा थोड़ा पेट निकला हुआ था और आपने बहुत दिन और जॉब सब दिन किया, टीचिंग में थे। जी तो पटना में एक गुरुजी फिजिकल ट्रेनर है, वहाँ पे गए, उनसे पूछे कि सर मेरे से फिजिकल हो सकता है, क्योंकि जब रनिंग करते थे तो 100 मीटर 150 मीटर पे रुक जाते थे। जी वो बोले कि हो सकता है। हम बोले सर कि मेरा मार्क्स इतना ज़्यादा है, मेरा 167 मार्क्स आ रहा है मेंस में, अगर हम फिजिकल निकाल देते तो हम दरोगा बन जाएंगे। वो बोले कि विकास एक काम करो, तुम कम से कम सुबह शाम आओ। और मेरे दिमाग में उस समय जुनून ये हो गया कि बहुत सारे होता है ना समाज में ताना मारना स्टार्ट करते हैं कि देखिए होता क्या है कि जब आप जॉब छोड़ देते हैं या जॉब नहीं करते हैं तो गांव समाज में होता है ताना मारता है, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, एज भी हो गया। तो गांव में समाज में बहुत सारा लोग ताना मारते थे कि पता नहीं कुछ करता नहीं है, पढ़ता है। होता है ना टीचिंग में रहने पे और बीटेक करने के बाद गाँव के आदमी भी थोड़ा दूसरा नज़र से देखते हैं। जी तो हम मेरे पास जितना भी था संसाधन 4 महीना पूरा झोंक दिए फिजिकल में। अब लगने लगा कि नहीं हम दरोगा बन जाएंगे, क्योंकि बस तो मेरा 26 मार्च 2021 को मेरा फिजिकल था। जी तो फिजिकल में गए, सबसे पहले सुबह उठे मम्मी को फ़ोन किए, मम्मी बोले कि जाओ आज बेटा तुम्हारा पूरा सब चीज़ फाइनल हो जाएगा। गए तो रनिंग कर ली आसानी से। हाई जंप के वक्त मुझे लगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हाई जंप थोड़ा ऊपर लग रहा था और उतना मेरा प्रैक्टिस तो था, लेकिन डर एक होता है ना अंदर से कि होगा कि नहीं होगा मेरा। लेकिन जैसे ही हम एक बार में ही उस पार चल गए, छलांग मार दिए, तो लगा कि नहीं अब मेरे पास 2 पड़ाव बचा है, एक लॉन्ग जंप। तो जैसे ही लॉन्ग जंप में गए तो वहाँ भी हो गया एक बार में। होता नहीं है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। जी जी तो जैसे ही वो भी हो गया तब अब लगा कि अब कुछ नहीं है, अब तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया तो जैसे ही बाहर निकले तो सबसे पहले गुरुजी को अपने घर मम्मी पापा को फ़ोन किए कि सर मेरा फिजिकल हो गया है, अब हम दरोगा बन गए। उसी समय अपना भाई को मम्मी पापा को बोल दिए अब हम दरोगा बन गए हैं, अब टेंशन लेना नहीं है। ये तो हो गया मेरा दरोगा, और मेरा फाइनल मेरिट में भी नाम आ गया। तो अभी हम सब इंस्पेक्टर पद के लिए चयनित हुए हैं। बचाइए ग्रुप डी का नौकरी छोड़ने के बाद मेरा टेक्नीशियन छोड़े तो सब इंस्पेक्टर बने। जो 2014 का जो बिहार एसएससी है उसमें भी मेरा 134 सही है, 14 गलत है, उसमें भी मेरा राजस्व कर्मचारी का पोस्ट मिल जाएगा। अच्छा। और जहाँ बचा बीपीएससी का 66वां बीपीएससी, उसमें भी मेरा प्री में हो गया चयन। वाह। अब बचा मेंस, अब देखते हैं मेंस में क्या होता है। अपने आप को पूरा झोंके हुए हैं। अब कैसा आपके मतलब गांव और समाज में लोग आपको देख रहे हैं और क्या उनका राय है? देखिए मैम, जैसे ही मेरा रिजल्ट आया फाइनल, जैसे ही गांव में लगा कि नहीं अब विकास दरोगा बन गया है, तो अब वो लोग जो ताना मारते थे या जो दूसरा नज़र से देखते थे, वो अब गर्व महसूस करते हैं कि नहीं, लगता है कि नहीं इसमें था दम, आज वो सेलेक्ट हो गया। आज बहुत ही अच्छा वो भी महसूस करते हैं जो मुझे ताना मारते थे। जी जी। आज लगता है कि नहीं हम कुछ किए हैं। सर आप अपने सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा किन्हें देना चाहेंगे? हम अपनी सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा अपने मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरे जितने गुरुजी हैं, मतलब जहाँ जहाँ हम पढ़े हैं, प्लस मेरे दोस्त लोग जो बहुत ज़्यादा हेल्प किए, प्लस मेरी पत्नी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। जी जी। दोस्त लोग के बारे में हम ये बोलेंगे कि जब मेरा आर्थिक स्थिति ख़राब हो गया लॉकडाउन में, तो मेरा
3-4 ऐसा दोस्त है जिसको बोल दिए थे तुम भाई 1000 रुपया मंथली भेजेगा, मतलब 3-4 दोस्त को बोल दिए 1000 रुपया मंथली भेजेगा, और अपना भाई को बोल दिए तुम 4-5 हज़ार रुपया कैसे भी करके हमको भेजेगा। मतलब क्योंकि होता है कि आप फिजिकल के दौरान थोड़ा डाइट लेना पड़ता है ज़्यादा, तो पैसा तंगी के कारण मेरा दोस्त लोग भी बहुत सपोर्ट किया, मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मतलब बोले हुए ही, बिना बोले हुए पैसा भेज देता था मेरा दोस्त लोग भी, और आज भी दोस्त लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जी सर। यानी मेरे सफलता में जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं, हर किसी ना किसी का योगदान है। जी सर। सर जैसा कि आपने कहा कि आपकी शादी 2009 में ही हो गई, उसके बाद फिर आपने टीचिंग किया, फिर और भी सारे जॉब में आपने ज्वाइन किया, उसमें कार्यरत किए। तो सर शादी के दौरान एक मैरिड कपल भी हो गए और ऊपर से कितनी सारी जिम्मेदारी हो गई, उस दौरान आपको पढ़ाई कैसे आप संभव हो पाया? देखिए मैम सबसे ज़्यादा होता है एक जुनून। मेरा बचपन से, भले ही हम एक कमज़ोर फैमिली में पैदा लिए जी, तो भले ही मेरा सपना बड़ा नहीं था, मेरा सपना सिर्फ यही था कि किसी तरह सुबह और शाम का भोजन प्राप्त हो। जी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो भले ही शादी हो गया, लेकिन मुझे लत लग गया है पढ़ाई का। क्लास 10 के बाद एक होता है नशा, जी, किसी को शराब का नशा होता है, मुझे मतलब पढ़ाई का नशा है, जी, अभी भी नशा है, मतलब लगता है कि नहीं अभी भी पढ़ना है मुझे। तो जैसे ही शादी हो गया, तो शादी के बाद थोड़ा सा डेविएशन हुआ, 5-6 मंथ के आसपास तक लगभग लगा कि नहीं पढ़ाई नहीं होता है। जी, जी, लेकिन हम बाकी रिलेशन को हमेशा साइड रखें। स्टार्टिंग से लास्ट तक मेरा पहला प्रायोरिटी था कि नहीं पढ़ना है और कुछ पढ़ के ही कुछ करना है मुझे। सर आपके जैसा जुनून, और आप हमारे दर्शक जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें बहुत मोटिवेट मिलेगी आपसे। सर आपने जब ये प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आप कैसे तैयारी शुरू किए सबसे पहले, और कौन कौन सी बुक पढ़े जो हमारे ऑडियंस को, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं एसआई का, उन्हें सहायता मिल सके आपसे? देखिए मैम, जो भी स्टूडेंट नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, अभी जैसे 2213 का वैकेंसी आया है दरोगा का, नया वैकेंसी, तो हम नए स्टूडेंट के लिए बस सलाह यही देंगे कि आप ज़्यादा बुक के फेर में मत पड़िए। आप क्या कीजिए, मार्केट में घटना चक्र आता है। अच्छा। मार्केट में इंडिविजुअल घटना चक्र आता है, जैसे हो गया पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, साइंस का अलग, मतलब 4 बुक मार्केट से लेना है, प्लस लूसेंट ऑब्जेक्टिव, एक हो गया लूसेंट ऑब्जेक्टिव, और 4 घटना चक्र, 5 बुक, और एक करेंट अफेयर। मात्र 6 बुक को जितना आप अच्छे से करेंगे, आपका जीके जीएस उतना ही ज़बरदस्त होगा। ज़्यादा बुक के चक्कर में हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है वो सवाल आ ही नहीं रहा है। जी, आप जितना कम पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा बारीकी से समझेंगे, आपका मतलब जल्दी सिलेक्शन होने का है उसमें चांस। सर इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पर्सन किस सब्जेक्ट से आते हैं? सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन जो देखने को मुझे मिला कि हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री। जी सर। सर जब आपने इस फॉर्म को भरा, उसके बाद आपने एग्ज़ाम दे के आए, तो आपको क्या लगा था कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे? जैसे ही हम दरोगा प्री का एग्ज़ाम दिए, तो प्री का बिना पढ़े हुए एग्ज़ाम दे दिया। जी, जी, तो उसमें रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आ गया तो एक अंदर से जुनून हुआ कि नहीं, अब हमको जीके जीएस पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा। तो जीके जीएस पढ़ने के लिए हम क्या किए, सबसे पहले मेरे पास तो मैथ रीजनिंग का बुक था, मार्केट से सबसे पहले बुक लाए, 4-5 बुक लाए, और उस बुक को एकदम ईमानदारी के साथ हम प्रत्येक क्वेश्चन को लगभग हम कंप्लीट किए हैं। 4 जो 5 बुक बोले सो, प्लस मेरे अंदर एक था कि नहीं, अगर हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो हो सकता है बहुत सारा सवाल गलत हो जाए, तो उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, उसके एरर को कैसे कम से कम किया जाए, तो उसके लिए हम टेस्ट लगाते थे। टेस्ट हमेशा खुद से, ये नहीं कि कोई टेस्ट लेता था, अपने से टेस्ट स्टार्ट कर दिए। अब देखते थे कि मेरा 100 में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। कभी कभी ज़्यादा आ जाता था तो खुशी लगता था कि नहीं मेरा तैयारी ठीक ठाक है। जी, कभी कभी मान लीजिए कि 60-62 क्वेश्चन सही होता था तो लगता था नहीं, लगता है कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन पेशेंस रखिए और आज सिलेक्शन पा लिए। जी सर। सर अगर आज किसी टीचर को, आपको जो आपके गुरु हैं, जो आपकी सफलता में उनका आप श्रेय देना चाहेंगे, आज आप किन्हें याद करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरे लिए तो हर टीचर, मेरे लिए हर गुरु जी लगभग सेम है, लेकिन मेरे लाइफ को चेंज करने वाले एक आशीष मिश्रा सर हैं, जो अभी एक्साइज इंस्पेक्टर है। अच्छा, उनमें ऐसा लग रहा है कि आपको उनसे ही डिफेंस से, यानी मेरे जो एक गुरु थे वो आशीष मिश्रा सर एक्साइज इंस्पेक्टर है।
अच्छा। वो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए। जब भी टूटते थे वो बोलते थे विकास तुम में क्षमता है, तुम कुछ भी कर सकते हैं। जी। ये हमेशा वो बोलते थे, फ़ोन पे भी बोलते थे विकास तुम सिर्फ लगे रहो, तुम सेलेक्ट हो सकता है। और मेरे एक दोस्त जो अभी IOCL में है और एक मेरा दोस्त स्टेशन मास्टर है, जी। वो दोस्त हमेशा कहा करता था कि भाई तुम तैयारी करो, जो भी दिक्कत होगा हम पैसा से हेल्प करेंगे, तुम तैयारी करो। क्योंकि हम 4 दोस्त थे, हम लोग टोटल 4 दोस्त थे, दिल्ली गए थे जी, जी। तब। उसमें एक दोस्त अभी खगड़िया में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में SDO है, अच्छा। और एक दोस्त बलिया का है जो अभी स्टेशन मास्टर है, जी। और एक दोस्त जो है खगड़िया का ही बरौनी रिफाइनरी में IOCL में है। जी, जी। तो दोस्त लोग को विश्वास था कि नहीं टाइम लेगा ये, क्योंकि परिस्थिति के कारण, जी। फैमिली प्रेशर के कारण टाइम लेगा लेकिन सेलेक्ट होगा। तो मुझे मतलब जो भी दोस्त विश्वास किया आज हम सफल हो गए। जी सर। सर आपके आदर्श कौन है? देखिए जहाँ तक आदर्श की बात है, किसी के लिए भी आदर्श उसका मम्मी पापा ही होता है। जी, जी। ये तो कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए आइडियल है। और हम स्टार्टिंग से APJ अब्दुल कलाम जी को आदर्श हम मानते आए हैं, क्योंकि हमको बहुत चीज़ सीख उनसे मिला। क्योंकि उनका भी सपना था कि हम पायलट बने, जी। लेकिन वो पायलट नहीं बने, पता क्या था कि वो मिसाइल मैन बन गए। आज उनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जी। तो मेरा सपना स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, हम तो बोले मेरा सपना कुछ भी नहीं था। आज ऐसा नहीं है कि आज मेरा सपना है कि ये करें वो करें, मेरा सपना कुछ भी नहीं है। हम एक छोटा सा गोल सेट करते हैं और उस गोल को भेज देते हैं। बस मेरा टारगेट होता है छोटा छोटा टारगेट को पूरा करना, एक दिन अपने से ही बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। जी सर। सर आपने टीचिंग लाइन फिर ज्वाइन किया था, उसके बाद आप रेलवे में आए और आप पे एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाने जा रहे हैं डिफेंस में। तो आप इसमें आकर क्या नया करना चाह रहे हैं और इसमें क्या आप करेंगे? देखिए मैम, यानी जैसे ही हम 20-22 साल के हुए जी। तो मुझे समझ में आया कि प्रशासन एक ऐसा फील्ड जॉब है जी, जी। जिसमें अगर प्रशासन चाह ले तो अपने एरिया में कभी भी किसी भी टाइप का घटना होने नहीं देगा। तो मेरा स्टार्टिंग से ही सपना था, जैसे ही 20-22 साल हुए, मुझे अगर जॉब करना है तो सिर्फ प्रशासन के सेक्टर में, जैसे हो गया दरोगा हो गया या पुलिस ही हो गया। जी, जी। वो दरोगा बन गए। मेरा टारगेट ये नहीं था, टारगेट था कि हम प्रशासन के फील्ड में आए, क्योंकि मुझे समाज के लिए भी कुछ करना है। जी। और लगता था कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ सही से न्याय नहीं मिल पाता उसको। जी। तो मेरा टारगेट था कि अभी भी टारगेट है, दरोगा बन के मेरा टारगेट है कि अगर फ्यूचर में BPSC भी क्वालिफाई करें तो मुझे SDM पोस्ट पसंद नहीं है, मुझे DSP का पोस्ट पसंद है। क्योंकि मुझे प्रशासन में ज़्यादा लगता है कि नहीं हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। सर आपके साथ जितने भी आपने वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट की थी, सर ऐसा कुछ मूवमेंट जो बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा हो जब से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई और अब तक में? देखिए मैम, मेरा ज़िंदगी का 31 साल पूरा स्ट्रगल में ही बीता है। जी। मतलब प्रत्येक दिन ना, रात में सोने वक्त आज भी आंसू निकल जाता है कि मेरा 31 साल मतलब बचपन से लेके अभी तक, मतलब मेरा प्रत्येक दिन संघर्ष से ही बीता है। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं लगा कि जिस दिन हम मतलब थोड़ा अच्छा किए। प्रत्येक दिन लगा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में होता है कि जब आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है तो आपको बहुत चीज़ सोचना पड़ता है। जी, जी। तो वैसे ही जब हम पढ़ाई करते थे तो कभी पढ़ाई करते थे तो कभी फ़ी नहीं पूर पाता था टीचर्स कि अब वहाँ पे हमको क्लास करना है तो मेरे पास पैसा नहीं है। जी। तो मुझे लगता था कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा। या आज जैसे मुझे टारगेट है कि नहीं BPSC में हम DSP बने, तो आज मेरे पास पैसा नहीं है तो क्लास हम नहीं कर पा रहे हैं। यानी तो खुद को लगता है नहीं कि गलत हो रहा है, लेकिन क्या करें, आर्थिक तंगी के कारण आज हम 66 का मेंस का प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे। सर आपने प्रिपरेशन तो BPSC की स्टार्ट कर चुकी है, तो सर इसमें आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी कोचिंग के माध्यम से? अभी तक तो हम मैम सिर्फ सेल्फ स्टडी किए जी। हैं, लेकिन प्री तो क्वालिफाई कर गए सेल्फ स्टडी से, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा क्लास का भी गाइडेंस चाहिए मेंस क्वालिफाई करने के लिए। जी। क्योंकि मेरे पास आइडिया नहीं है कि कैसे सवाल आते हैं मेंस में, तो मेंस क्वालिफाई के लिए मुझे क्लास करना पड़ेगा। जी सर। सर हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं,
अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत इस महामारी में बहुत लोग जूझ रहे हैं और स्टूडेंट पे तो खासकर बहुत प्रभाव पड़ा है इस चीज़ को लेकर। उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, आपके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ होना चाहिए पेशेंस। आप अपने अंदर एक पेशेंस रखें, प्लस आप ईमानदारी से वर्क करें। अपने काम के प्रति आप ज़्यादा ईमानदार रहें। आपको ये नहीं देखना है कि वो स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करता है या उसका स्ट्रेटजी क्या है, यानी आपको अपने काम के प्रति ईमानदार होना है। हो सकता है कि हम एग्ज़ाम दिए, हो सकता है पहला एग्ज़ाम हम असफल हो गए, हो सकता है। जब तैयारी कर रहे हैं तो सफलता और असफलता तो होता ही रहता है। तो हमको पेशेंस रखना है। आज हम फेल हुए हैं, हो सकता है हम अगला बार सफल हो जाएं, हो सकता है हम अगला बार भी फेलियर हुए हैं, हो सकता है कि उसकी अगला बार सफल हो जाए। यानी जब आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने अंदर एक पेशेंस रखें, और जब आप पेशेंस रखेंगे तो हो सकता है जो आप चाहते हैं उससे अच्छा आपको मिल जाए। जी जी सर, जैसा कि आपका सोच है कि युवा के नाते प्रशासन में भी एक युवा की ज़रूरत है कि हर एक क्षेत्र में अगर युवा प्रशासन में आ जाएंगे तो क्राइम रुक सकती है। देखिए, जहाँ तक युवा की बात है वो तो बात सही है। युवा आएंगे तो ऐसा नहीं है कि, देखिए होता क्या है, युवा भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो मान लीजिए कि सीनियर लोग हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है जी। कैसे मुझे डील करना है। अभी जो युवा हैं उनको थोड़ा सीखने में वक्त लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल ये वक्त लगेगा। लेकिन जो मान लीजिए सीनियर अधिकारी हैं उनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है कैसे मुझे इस चीज़ को डील करना है। जी जी। तो युवा को भी सीखना पड़ेगा। बस हम लास्ट में यही बोलना चाहते हैं कि कभी भी आप हार मत मानिए। जी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप लास्ट तक डटे रहिए, और जब तक आप खुद से नहीं हारते हैं तो दुनिया की औकात नहीं है जो आपको हरा दे। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। बस अपने आप को झोंकते रहना है। आप अगर खुद हार नहीं मानेंगे तो आप एक दिन ना एक दिन जीतेंगे जरूर। जी सर, आपको हमारे केवी स्टूडियो आकर कैसा लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि केवी स्टूडियो परिवार ने मुझे आज मौका दिया कि अपने बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा लगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जो आप यहाँ आए। तो आप लोग ने सुना विकास मिश्रा जी की संघर्ष से सफलता तक की कहानी। ऐसी जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।